अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन इसलिए है बिकॉज आज है 9 मई और हमारे शो जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला को 6 साल पूरे हो गए हैं और ये हमारी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। So we are very happy today. So indeed, इसमें हम जो काम करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन हम क्रेडिट देना चाहेंगे जियो न्यूज़ को और हमारी जो टीम है, हमारी होनहार ज़बरदस्त दिन रात काम करने वाली टीम, उन्हीं की मेहनत की बदौलत है कि वो हम तमाम चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर पाते हैं जो हम इतने बरसों से कर रहे हैं। वैसे जब आपने शुरू की ना बात और आपने कहा खुशी का दिन है, मैंने कहा आजकल तो शायद अभी आप कहेंगी हमारे लिए खुशी का दिन इसलिए है कि शायद बिजली के नरखों में कमी हो गई है या मुर्गी की कीमतों को जो पर लगे हैं वो कम हो गए हैं। अब ऑफ कोर्स वी हैव दीज इश्यूज, ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और इसके बारे में हम ऑब्वियसली पूरे 2 घंटे प्रॉब्लम्स की ही तो हम बातें करते हैं, लेकिन इंसान को अपनी छोटी छोटी बीच में खुशियां भूलनी नहीं चाहिए। अगर हमने बहुत ये जो एक्चुअल रियल प्रॉब्लम्स है, ये बिजली और ये सारी आप पेट्रोल क्या क्या चीज़ें हैं, अब तो हर चीज़ में महंगाई, अब खाने पीने की अशिया भी आप देख लें किस तरह महंगी हो रही हैं, बट वी हैव टू फाइंड पॉकेट्स ऑफ हैप्पीनेस। वी हैव टू फाइंड पॉकेट्स ऑफ हैप्पीनेस। और आजकल हमारी पॉकेट पे बोझ इसलिए ज्यादा आया हुआ है क्योंकि जरा सुन लें ना आप, आजकल हमारी पॉकेट पे बोझ इसलिए ज्यादा आया हुआ है क्योंकि समहाउ ईद डेज एंड इवन आफ्टर ईद हॉलीडेज आप मुर्गी का गोश्त एक नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सब्जी की कीमतें ऐसी हैं जैसे आसमान से बातें कर रही हैं। अब कह तो रहे हैं दुकानदार के जनाब सप्लाई का थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन है क्योंकि ईद की छुट्टियां एंड एवरीथिंग, सो जब सप्लाई बेहतर हो जाएगी तो कीमतें कुछ नीचे आ जाएंगी, लेकिन थिंग्स आर नॉट गुड। अगर आप हमारे पास बहुत सी बातें हैं जो आज हमने करनी है। आपको पता है ISPR की तरफ से नोटिस लिया गया है, फौज मुखालिफ बयानात जो दिए जा रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, रोशनी डालेंगे। जो मौजूदा हुकूमत जिसको अभी चंद हफ्ते हुए हैं, इनके लिए भी चैलेंजेस का एक अंबार है और आवाम को ज़रा लग रहा है कि महंगाई में कमी तो क्या ही आती या महंगाई बरकरार तो क्या ही रहती, महंगाई में इजाफा हुआ है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। सो हम शुरू करते हैं। हाँ। अच्छा, एक वो बता दें, आपको पता है हमारा फ्राइडे को जो है ना हमने आपसे वादा किया था वो रह गए थे। कराची के वो होनहार सिंगर बिल्कुल आरिफ नाम है, आरिफ खान, जो कि एक क्लाउन का रूप धार कर बच्चों को हंसाते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, लेकिन टैलेंट ऐसा कि जैसे ही सोशल मीडिया पे लोगों ने उनकी आवाज सुनी लोग दीवाने हो गए। सो फ्राइडे को ही वाज स्टक इन अ ट्रैफिक सिचुएशन एंड ही कुड नॉट मेक इट टू द स्टूडियो। और हमने एक्चुअली फ्राइडे को ही आपको वादा कर दिया था कि हम उनको टाइम देना चाहते हैं, हम उनके साथ बात करना चाहते हैं, उनकी कहानी भी सुनना चाहते हैं और ऑफ कोर्स उनकी क्या आवाज़ है तो गाने भी सुनना चाहते हैं। सो ही विल बी जॉइनिंग अस टुडे और आज होपफुली टाइमिंग ऐसी हम कर लेंगे कि हम we can do justice to it, तो उसके लिए आपको ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए। अदरवाइज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर इन टुडेज शो एंड ऑफ कोर्स वीकेंड गुजरा और ये तो पूरा ही हफ्ता ही ज़रा छुट्टियों का था, तो आई थिंक कोशिश हमारी ये है टू ब्रिंग यू अप टू स्पीड टू विद व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द कंट्री। अच्छा, आप मुझसे पूछ रही थी कपड़े बेचने वाली क्या बात है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं कपड़े बेचकर जो है वो गंदम खरीदूंगा, तो सर कपड़े ना बेचें, उनकी अभी ज़रूरत है। हाँ, वो हमजा शहबाज शरीफ साहब की कोई बास्केटें अगर आप बेच सकें तो बेच दें क्योंकि वो तो खरीदने के लिए जैसे लाइन लगी, उनको चेंज होने की जरूरत है। अगर कुछ बेचना है तो अपने ही बेचें क्योंकि आपके कपड़े जो है ना वो जरा माने भी जाते हैं। आपके कपड़े अच्छे होते हैं योर टेस्ट, और अगर बता ही दीजिएगा हमें फिर। अच्छा जी, मूविंग ऑन, लेकिन अभी तो कुछ खबरें हैं और जैसे कि हमने कहा है कि हमने वी हैव टू ब्रिंग यू अप टू स्पीड, तो आपको बताएं कि इत्तेहादी हुकूमत आए महीना होने को है मगर सियासी हलचल जो है वो बिल्कुल जूं की तूं है। इमरान खान ने हुकूमत को बज़ाहिर अपने दबाव में ले रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो और उनकी टीम के खिलाफ भरपूर बयानियां बना रहे हैं वज़ीर इमरान खान, और इमरान खान का मुतालबा है कि फौरी नए इलेक्शन करवाए जाएं, वरना दूसरी सूरत में वो मई के आखिरी हफ्ते में 10 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, ये उनका कहना है। और कल उन्होंने अवामी जलसे में क्या क्या कहा, जरा सुनिए। भी ये कंटेनर खड़े कर दे, 20 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। जिस मुल्क के ऊपर चोर डाकू कातिल ऊपर बैठ जाए, नौजवानों उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। नून लीग, ये आज मेरी बात सुन लो, इलेक्शन से ना भागो। तुम समझते हो कि तुम अब सेंट्रल पंजाब में रह गए हो, तुम्हें सेंट्रल पंजाब में भी अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं सोच रहा था दूसरों को इलेक्शन से भागने का ताना दे रहे हैं, आप तो सर कुछ एंकर्स से ही भाग रहे हैं। मतलब
कुछ नहीं तो हमारे पास एक फहरिस्त है, उन्हीं एंकर्स के साथ आप इंटरव्यू कर लें। वैसे ये बात है, मतलब फुटनोट चूंकि आपने बात चला ही दी है, तो ये है कि आप किसी क्रेडिबल इंसान को आप इंटरव्यू दें जिनकी एक हिस्ट्री हो ऑफ टेकिंग इंटरव्यूज, और उनको पता हो कि क्या पूछना है और आपको भी पता हो कि आपने जवाब क्या देना है। क्योंकि कॉन्फिडेंट तो नहीं होंगे ये कि ये किसी भी सख्त सवाल का जवाब। अब तो वो हाल आ गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी उनको बिठाते हैं जो लिटरली बेजरर से बेचारे इनके हम नवा ही समझने हैं, उनको सहाफ़ी नहीं कहना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के तौर पर ही वो सहाफ़त भी साथ साथ कर रहे हैं। और फिर वो जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी वीडियोस भी बीच में आ जाती हैं, जो आपको शक होता है कि यही एटमॉस्फेयर होगा, वही नजर भी आ रहा होता है। तो थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी को वापस मेरा ख्याल है लाने की जरूरत है। और वो बेचारे पॉडकास्टर्स जिन्होंने थोड़ी सी हिम्मत की थी कुछ सवालात करने की, उसके बारे में भी आपको पता है ना, उनको भी ट्रक के नीचे फेंक दिया कि वो अपनी तकरीर कर रहे थे। खैर, he would do that whenever he would get a chance with everybody and anybody. अभी हम ज़रा आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब दबाव में तो लाने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत को बल्कि इदारों को भी। और बैरूनी साजिश वाला मामला ही देख लें, तहरीक इंसाफ कमीशन का मुतालबा कर रही थी जिस पर हुकूमत ने तफ्तीशी कमीशन बनाने का ऐलान भी कर दिया। और इसी तरह इमरान खान ने अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू कर रखी है। देखा देखी नून लीग ने भी जवाबी जलसे शुरू कर दिए हैं। इससे पहले आपको याद है पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इत्तेहादी हुकूमत ने खूब बातें की थी, लेकिन अब वहाँ पर भी खामोशी है जिसका मुल्क को सर्टनली बहुत नुकसान हो रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद, आप सब वाकिफ़ ही हैं कि वो किस तरह की बातें करते हैं। बाज़ बातें तो रिपीट करने के काबिल भी नहीं होती, लेकिन उन्होंने इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा मुतालबा किया है। पाकिस्तान की जिंदगी और मौत की तहरीक है। हम पाकिस्तान की फौज को इस मुल्क की सलामती के ज़ामिन समझते हैं। पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाना है। JUIF इलेक्शन मुहिम पे निकल गई, अच्छी बात है। नून निकल गई, अच्छी बात है। सारी पार्टियां इलेक्शन पर तैयार हैं सवाए आसफ जरदारी के। ये आपने सुन लिया। और साथ ही आपको बता देंगे कि ISPR ने वाज़ेह कर दिया कि मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। अफवाज को बेहतरीन मुल्की मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। पाक फौज और क़यादत को सियासी मामलात में घसीटने की दानिस्ता कोशिशें की गई। कुछ सियासी शख्सियात, चंद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर पाक फौज को सियासत में घसीट रहे हैं। ISPR ने वाज़ेह किया कि हकीकत के बरखिलाफ हतक आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात जो हैं वो नहायत नुकसानदेह हैं, ये उनका कहना था। और अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की वजाहत के बाद कुछ और कहने की गुंजाइश नहीं है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। बहुत से इशूज़ हैं जो हमने कवर करने हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। होपफुली इस्लामाबाद में जो है मौसम कुछ बेहतर होगा, बाकी तो पूरे मुल्क में शदीद गर्मी पड़ रही है। शदीद गर्मी वहाँ भी है जी, वहाँ भी पड़ रही है, सभी जगह पड़ रही है। लेकिन मीर साहब, अब ये बताइए हमें कि इमरान खान साहब मुसलसल मौजूदा हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी ये कोशिश सर्टनली कामयाब भी हो रही है। चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतों वाला मामला देख लें जिससे मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुंच रहा है, या मुस्लिम लीग नून के जवाबी जलसे देख लें। ये जो स्ट्रैटेजी है इमरान खान साहब की, ऐसा लगता है कि हुकूमत की रिएक्शन देखकर कामयाब हो रही है और बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। मतलब वो जो भी चाहते हैं उसका रिएक्शन आ जाता है। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके सवाल अदब से है कि इमरान खान साहब इतनी ज्यादा। अच्छा मीर साहब, आपको भी बताते हैं आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है, सो आवर टीम विल ट्राई टू गेट इन टच विद यू अगेन। दोबारा से हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे एक बात तो तय है, व्हाइल वी वेट फॉर मीर साहब, खान साहब के जलसों में लोग आते हैं, तो लिहाजा वो ऑल्दो अगर आप ऑलमोस्ट वर्ड बाय वर्ड बातें वही हो रही होती हैं जो पहले भी हुई होती हैं, उसमें एक दो एडिशंस हो जाएंगी अपनी बात को ऑगमेंट करने के लिए, लेकिन लिटरली वही कॉन्वर्सेशन होती है। लेकिन लोग वही कॉन्वर्सेशन दोबारा और दोबारा और दोबारा सुनने के लिए ये ना भूलिए कि इस कॉन्वर्सेशन के दौरान दोबारा तिबारा और 1100 दफ़ा भी बीच में इमरान खान साहब ने 3.5 साल से ज़ायद हुकूमत भी की है। तो उनकी कॉन्वर्सेशन हुकूमत में आने से पहले भी वही थी और अभी भी वो है। अब भी वो इसको जरा ज्यादा पैक करें और कुछ अपनी अचीवमेंट्स वगैरह की मजीद बात करें, शायद अपने कुछ प्लान्स की बात करें, उनको कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज रियली द सेम record again and again। तो ये खैर हमें अच्छा मीर साहब प्लीज बताइएगा, कंटिन्यू आप अपनी बात कर सकते हैं।
रोशनी साहब आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू करें। व्हाट वर वी सेइंग, व्हाट वर यू सेइंग एक्चुअली? जी आपका जो सवाल था वो ये था कि क्या इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब है। तो मेरी राय जरा थोड़ी मुख्तलिफ है, इसलिए कि इमरान खान साहब की जो तकरीरें हैं उन तकरीरों में वो जो नैरेटिव बयान कर रहे हैं अपना, तो वो अपना जो 5-6 दिन पहले जो बात कहते हैं उसकी 5-6 दिन के बाद वो तरदीद कर देते हैं। कभी वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो गैर मुल्की साजिश है वो मार्च में शुरू हुई थी, फिर वो कहते हैं नहीं मार्च में नहीं, फिर जनवरी में हुई थी, अब फिर जनवरी की बजाय अब वो जुलाई में चले गए हैं। इसी तरह कल जो उन्होंने गुफ्तगू की है तो उस गुफ्तगू में उन्होंने पाकिस्तान के न सिर्फ रियासती इदारों पर तनकीद शुरू कर दी है, अटैक, एक फ्रंटल अटैक खोल दिया है, बल्कि उन्होंने मीडिया पे भी अटैक खोल दिया है। और वो मीडिया जो थोड़े दिन पहले तक लोड शेडिंग पे बात कर रहा था, महंगाई पे बात कर रहा था, अब उस मीडिया को ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि अब तो सोशल मीडिया का दौर है और मीडिया की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, दूसरी तरफ वो मीडिया से दरखास्तें कर रहे हैं कि भाई आप माइक लेके लोगों के पास क्यों नहीं जाते, आप महंगाई जो है उसको हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे। अपना जो वक़्फ़ होता है उसकी खुद ही नेगेशन भी कर रहे हैं और जो मुख्तलिफ सोसाइटी के जो सूबे हैं उनको अपने खिलाफ खुद ही भड़का रहे हैं। उनका बस एक ही नैरेटिव है कि मेरा मौक़िफ़ है आप उससे इत्तेफाक करें तो आप पाकिस्तानी भी हैं और आप मुसलमान भी हैं। ये एक बड़ा खतरनाक नैरेटिव है और इसका मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो सेल्फ नेगेशन में चले जा रहे हैं, वो अपनी मौक़िफ़ की खुद ही नफी करते जा रहे हैं। और अब जो हुकूमत जो कुछ दिन पहले तक डिफेंसिव थी अब वो भी ऑफेंस पे आ गई है। अब मरियम नवाज भी जलसे कर रही हैं, अब शहबाज शरीफ भी जलसे कर रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि कल जो एक अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की तरफ से जो एक स्टेटमेंट जारी की गई है तो वो स्टेटमेंट बज़ाहिर सिर्फ स्पेसिफिक किसी एक पोलिटिकल पार्टी को एड्रेस नहीं कर रही, वो तो पूरी पाकिस्तानी कौम से एक रिक्वेस्ट की है कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। लेकिन आप देखें ना कि जो कल जलसा था एबटाबाद में, उस जलसे में इमरान खान साहब जो है वो ये कह रहे थे एक दफा फिर कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते और न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है और अगर आप हक और बातिल की लड़ाई में अगर आप न्यूट्रल हैं तो नाउज़ुबिल्लाह फिर इसमें वो आपका जो अल्लाह आपसे पूछेगा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे चल पड़े हैं, वो अपने आप को खुद ही तबाह करने के रास्ते पे चल रहा है, इसका उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। और मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि हुकूमत जो है उसको के लिए वो भी जो जलसे हैं इनके, आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून का जो इस महीने जो जलसों का स्केड्यूल है तो मई के आखिर में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है। तो 28 मई तक जो मुस्लिम लीग नून के 5-6 जलसे हैं वो तो मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में है, तो मुस्लिम लीग नून भी मई के आखिर में जलसे कर रही होगी और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई डिफेंसिव पॉलिसी है, हुकूमत की भी ऑफेंसिव पॉलिसी है। और अब इमरान खान साहब ने जो मीडिया पर अटैक खोला है तो इसके बाद तो हम जो है वो उनको ये याद दिला रहे हैं कि भाई साहब आप वही है ना जो आपकी हुकूमत जब कायम हुई थी तो आपने हम सबको बुलाया था और कहा था मुझे 3 महीने दे दें, 3 महीने के बाद तनकीद कीजिएगा। 3 महीने के बाद फिर दोबारा बुलाया उन्होंने और कहा प्लीज मुझे 6 महीने दे दें, 6 महीने तक मुझ पर तनकीद ना करें। और यहाँ तो आपको 4 हफ्ते ही हुए। अच्छा मीर साहब के अगर हम 1 साल के लिए बुलाएं, जब उस मीटिंग में मैंने इन पे तनकीद की कि भाई आप 1 साल मांग रहे हैं, जब हमने इन पे तनकीद की उसके बाद उन्होंने हमें कभी नहीं बुलाया। तो अब हमने इनको याद दिलाना है कि ठीक है हम महंगाई को हाईलाइट करेंगे लेकिन आपके कहने पे नहीं करेंगे। और आप तो पहले 3 महीने मांगते थे, 6 महीने मांगते थे, 1 साल मांगते थे, इस हुकूमत को 4 हफ्ते भी देने के लिए आप तैयार नहीं है। अब इनको भी हमने ये याद दिलाना है। आई होप उनको ये चीज़ें याद आ जाएं। अच्छा मीर साहब, ये लॉन्ग मार्च की आप भी बात कर रहे हैं और बार बार हर जलसे में इसको एज ए थ्रेटनिंग टोन में यूज़ किया जाता है कि जी 10 लाख लोग ले आएंगे इस्लामाबाद में, और मुतालबा उनका ऑब्वियसली जल्द इलेक्शन का है। लेकिन आपको लगता है कि ये थोड़ा सा बुली करके या थ्रेटन करके या वाकई 10 लाख लोग ला के ही अपना मुतालबा पूरा करवा भी सकते हैं? देखें, ज़ाती तौर पे तो मैं खुद भी इलेक्शन का हामी हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि इलेक्शन हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने खुद इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो इनको बतौर वजीर आजम तहरीरी तौर पे बता दिया था कि आपने खुद ही जो है हमें डिजिटल सेंसस की तरफ लेके गए हैं, आपने खुद ही हमसे बहुत सी जो है रिफॉर्म्स करवाए हैं, फिर
नई हल्काबंदियां कर रहे हैं। आपने खुद ही फाटा को केपीके में मर्ज किया, उसकी वजह से बहुत सी जो कांग्रेस असेंबली की वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी दोबारा डिमार्केशन होनी है, उनकी नई हल्काबंदियां होनी है। तो ये सारा प्रोसेस है जो कम से कम उसके लिए 4 महीने दरकार हैं। तो ये जो इलेक्शन, अगर फर्ज करें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस हो जाता है नया इलेक्शन करवाने का, तो ये जो नया इलेक्शन है ये आज यानी कि तय है इस वक्त जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये सितंबर या अक्टूबर तक इलेक्शन हो सकता है अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब जिस तरीके से डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हाथ में डंडा उठाया हुआ है और वो न सिर्फ फौज और जुडिशरी के पीछे लग गए हैं बल्कि मीडिया के पीछे भी लग गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब जो हुकूमत है वो तो पता नहीं मानती है या नहीं मानती, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो कम से कम सितंबर अक्टूबर तक तो करवाने की पोजीशन में नहीं है। और अगर इस तरीके से ये रियासती इदारों और मीडिया को ये डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे इमरान खान साहब, तो सर वो तो हर एक के पीछे लग जाते हैं जो उनके सामने हाथ बांध कर खड़ा नहीं होता, वो उस हर इंसान के पीछे और उस हर इदारे के पीछे लग जाते हैं जो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा या जो उनसे जुर्रत भी करेगा जरा सा मामूली सा भी इख्तिलाफ राय रखने का। अब ये बताइए कि ISPR का बयान जिसका आपने भी तस्करा किया, बड़ी अहमियत है इसकी, और ना सिर्फ किसी एक सियासी जमात या सियासी रहनुमाओं बल्कि सोशल मीडिया पर भी जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं उनको भी मद्देनज़र रखकर ये बयान दिया गया। और इसके जवाब में हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मियां नवाज शरीफ और दीगर सियासी रहनुमाओं के बयानात दोबारा से सोशल मीडिया पर सर्फिस करना उन्होंने शुरू कर दिए। सो क्या अखज़ किया जाए, मतलब इनकी ये स्ट्रैटेजी कामयाब हो सकती है कि जनाब हम नहीं, माजी में जो लोग करते रहे हैं प्रॉब्ली आज वो बरसर इक़्तिदार हैं तो हम भी अल्टीमेटली बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे। व्हाट आर दे ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट? ये दरअसल एक टिपिकल ब्लैकमेलिंग स्ट्रेटजी है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका मसला ये था कि वो तो कह रहे थे ना कि 2018 का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन ही ठीक नहीं हुआ था, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही थी। और फिर उनका एक और मसला ये था कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका ये था, एक उनका बहुत बड़ा शिकवा ये था कि पंजाब में उनकी पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी, पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून की सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा थी। तो उस वक्त उनका ये शिकवा था कि जनाब हमारे साथ ज्यादती ये हुई है कि हमारे बंदे भी तोड़े, यानी कि जो नून लीग के टिकट पे जीते थे, और फिर कुछ आजाद लोगों को मिला के और छोटी पार्टियों को मिला के तो अक्सरियत पर अक़लियत की हुकूमत कायम कर दी गई। तो जब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जब उन्होंने कुछ पोस्टिंग ट्रांसफर हुई और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ऑपोजिशन ने देखा कि कुछ इदारे जो हैं उनका सियासत में किरदार खत्म हो गया, तो जब उन्होंने अपना जोड़ तोड़ शुरू किया और कुछ उन्होंने सियासी दौड़ भाग शुरू की, तो न सिर्फ पंजाब में बल्कि मरकज में भी वो जब तब्दीली लाने में कामयाब हो गए, तो उसके बाद इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, जो नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ था वो ये था कि सियासत में फौज मुदाखलत ना करे, उनका नैरेटिव ये था। और इनका है कि करे, उल्टा है, वो कह रहे हैं फौज सियासत में मुदाखलत क्यों नहीं करती, फौज सियासत में मुदाखलत करके मुझे दोबारा इक़्तिदार में लेके आए, ये है। ये और सर मियां नवाज शरीफ को इतनी लिबर्टी, आपके ख्याल में उनके जिस तरह के बयानात थे उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी कवरेज है, इतनी लिबर्टी हासिल थी जितनी इमरान खान को आज है कि जो भी कहते हैं उसको मुताद्दिद प्रोग्राम्स कवर भी करते हैं, बराह रास्त भी टेलीविजन पर इनके खिताब चलते हैं। मियां नवाज शरीफ के साथ भी यही केस था क्या? वो उनके और नवाज शरीफ साहब के जो बयानात हैं उनको सामने रख के तो उनके साथ डिबेट कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि नवाज शरीफ कह रहे थे कि फौज सियासत में मुदाखलत ना करे और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, फौज सियासत में मुदाखलत करे। अगर फौज सियासत में मुदाखलत करेगी तो तभी ये पाकिस्तान की फौज है, अदरवाइज तो पाकिस्तान की फौज है ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। हैव अ गुड डे अहेड सर। वेलकम बैक। अच्छा, सबसे बड़ी ट्रेजेडी पाकिस्तानियों के लिए ये है कि हुकूमत तो बदल गई है लेकिन महंगाई बढ़ने की रफ्तार में रत्ती भर फर्क नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। तो और ये बड़ी अफसोस की साबिका हुकूमत ये क्रिटिसिज्म कर रही है कि जनाब मौजूदा हुकूमत के आते ही अवाम ने महंगाई के बारे में बात करना छोड़ दी है। तो सर अब हम और बात क्या करते हैं? इस झूठ का अब क्या जवाब दिया जाए? मतलब हमने तो आज भी अपने शो का आगाज इसी बात से किया कि कीमतें कहाँ से कहाँ पहुंची हैं और ड्यूरिंग द ईद किस किस्म की इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा है लोगों को, और अब भी हम इसी पे बात करने लगे हैं। वैसे जब ये इल्ज़ाम आता है ना तो मुझे तकलीफ भी होती है और थोड़ा सा, मतलब हम
एवरी सिंगल डे वी आर हेयर, और हम जो चीज़ जो गलत हो रही होती है, जो अच्छा भी हो रहा होता है, वी रिपोर्ट दैट। तो ये कैसे हो सकता, इज इट इवन पॉसिबल कि जी महंगाई मतलब कि एक आसमान तोड़ के ऊपर महंगाई फैली हुई है पाकिस्तान में और हम उसका जिक्र ना करें? इज इट इवन पॉसिबल? मतलब ये कोई भी कैसे ये इल्ज़ाम लगा सकता है, जबकि हम ये भी बता रहे हैं कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और रोज धड़ाधड़ हम ये भी बताते हैं कि महंगाई किस तरह अच्छा इल्ज़ाम लगाया भी जा रहा है और भरपूर ढिठाई के साथ लगाया जाता है और उनको मानने वाले मानते भी हैं। लेकिन चलें फिर भी, और मैं बता दूं कि आज अगर हम आधा घंटा महंगाई के ऊपर बात कर लेंगे, तब भी 1 घंटे बाद आप कहीं ना कहीं से ये सुन लेंगे कि जनाब मीडिया तो बात करता ही नहीं महंगाई पे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क, पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ टेलीविज़न जियो न्यूज़ इस वक्त महंगाई पे बात करने लगा है। तमाम लोग ज़रा गोश गुजार रहे हैं। मतलब बेसिकली कहने का यही मतलब हो गया ना, किसी को कोई फिक्र नहीं है, बस मुझे ही है। प्लीज गेट ऑफ दैट हाई। खैर पाकिस्तानी खैर पता क्या क्या एक्सप्लेनेशन के चक्कर में पड़ना क्यों देनी, एंड व्हाई शुड वी इवन गिव एन एक्सप्लेनेशन? वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी एक्सेप्ट आवरसेल्फ एंड आवर ओन प्रोफेशनलिज्म। एब्सोल्युटली। अच्छा महंगाई की बात हो रही है तो क्या क्या चीज़ें महंगी हो रही हैं माशाल्लाह, क्योंकि पहले ही से इतना सब कुछ है तो और इजाफा हो रहा है। मुर्गी और गोश्त की कीमतें होश उड़ा रही हैं। आपको बता दें कि कोयटा में मुर्गी का गोश्त जो है वो 630 रुपए और कराची में कितना है जी 600 रुपए। मेरे सामने लिस्ट भी है। ऑफ कोर्स मतलब ये तो समझ आएगी होगी। और इसके अलावा आपको बताया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पेशावर में स्पेशल आटे के 20 किलो थैले की कीमत जो है वो 1350 यानी 1350 रुपए है और सुपर फाइन आटे की 20 किलो थैले की कीमत जो है 1450 रुपए हो गई है जनाब लाहौर में। और ये मुर्गी के गोश्त की जहाँ बात कर रहे थे ना, तो कहीं इससे कम भी कहीं होता है और कहीं इससे ज्यादा भी मिलता है। सो ऑन एवरेज 550 600 रुपए तक ही। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि वो अपने कपड़े बेचकर सस्ता आटा फराहम करेंगे। दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। I don't know how much we can make out of that. लेकिन देखो एटलीस्ट वो उनकी वो दिल से ना उनकी वो ख्वाहिश जरूर निकली है कि मैं कुछ भी करूंगा इवन इफ आई हैव टू सेल माय क्लोथ्स। अच्छा ये कहना चाह रहे थे? ऑफ कोर्स कहना चाह रहे थे। और आपको पता है उनका अटायर और उनकी टोपियां। प्लीज इससे ज्यादा पिक्चर ना कीजिएगा आप इस सूरत हाल और इस सिनेरियो को। अच्छा वैसे आई नो वन, आई वुडंट टेक द नेम, बट एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो अपनी वार्डरोब जो उनके नाम से वो जो उन्होंने पहने होते हैं वो बिकते हैं और बहुत पैसे बनते हैं उससे। दीपिका। अच्छा दीपिका क्लोजेट एक बहुत बड़ी चीज़ है और वो जो खैर वो चैरिटी करती हैं वो फिर, क्योंकि वो तो डिज़ाइनर वेयर होता है और फिर लाखों हज़ारों में बिकता है और फिर वो उसको वापस चैरिटी में डाल देती है। एंड व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दैट? अच्छा खैर हम शहबाज शरीफ साहब के कपड़ों की बात कर रहे थे। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई पर आवाम दुहाइयाँ दे रहे हैं, जैसे माजी में इमरान खान की हुकूमत को दी जाती थी और इत्तेहादी हुकूमत को आए अभी वैसे 1 महीना ही हुआ है और पिछली हुकूमत पर जिम्मेदारी डालने के बजाय खुद परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि अब आवाम को ये बयानियाँ किसी सूरत कबूल नहीं है। मतलब फिर आप में और इमरान खान साहब में क्या फ़र्क है? आपने भी वही बात करनी है। वो 3.5 साल इक़्तिदार में रहकर यही आखिरी दिन तक कहते हुए चले गए कि इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और आप भी अब यही कह रहे हैं कि ये लैंड माइंस बिछा के चले गए। यही सवाल बनता भी है वाले मामले में तो बात सही है, लेकिन अदरवाइज तो महंगाई को कंट्रोल यही पूछ लेते हैं। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं। जावेद लतीफ़ साहब आपकी हुकूमत को आए अब काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन दीगर मामलात की तरह महंगाई भी उसी ट्रैक पर चल रही है, तो क्या आप भी अपनी पहली हुकूमत पिछली जो हुकूमत गुजरी है उसी को इल्ज़ाम देंगे कि जी उनकी वजह से ये हो रहा है और इसी तरह बात चलेगी? नहीं, बात सीधी सी है कि अगर तो 20 दिनों में कोई चीज़ ख़राब हुई है तो वो बताएं, और अब 20 दिनों में क्या कोई ख़राब चीज़ फौरी ठीक हो सकती है, ये इसका सवाल भी आपसे ही मैं करूँगा। तीसरी बात यह है कि देखें, बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की कि अगर माजी में ऐसा होता रहा जो आप सवाल कर रहे हैं कि पिछले ही हुकूमतों पे मलबा डालेंगे, मगर ये भी आप देखें कि 4 साल अवाम चीखते रहे महंगाई के हाथों, और महंगाई की वजह से ही और पाकिस्तान की मईशत की तबाही की वजह से ही ये गैर मकबूल फैसला हमें लेना पड़ा, ये कौमी हुकूमत बनाना पड़ी। हालांकि सब जानते थे कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है, मईशत इस तरह बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है, कर्जे इतने बढ़ गए हैं, डॉलर इतना ऊंचा चला गया है और रुपए की कदर इस कदर कम हो गई है
कि लोग 4-6 माह हुकूमत रह गई तो लोग गिरेबानों से पकड़ के इनको लाएंगे, मगर हमने ये गैर मकबूल फैसला पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किया। पता नहीं जावेद साहब, मुझे आपके इस फैसले में इस बात में रिग्रेट नज़र आ रहा है या क्या है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने गैर मकबूल फैसला लिया ये कौमी हुकूमत बनाकर, और सर्टनली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। खैर ये बता दीजिए, इस बहस में नहीं पड़ता कि 20 दिन में क्या ठीक हो सकता है, क्या ख़राब हुआ है। अब आप लोग यही कहकर आए थे कि आप मसाइल का हल तलाश करेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे, तो सर आवाम को रत्ती बराबर भी रिलीफ नहीं मिला है। ओवर द ईद लिटरली गोश्त पकाना तो दूर, मुर्गी पकाना भी मुश्किल हो गया था एक आम आदमी के लिए। इसका क्या सोचा है आपने और कब तक नताइज या कुछ रिलीफ फूड इन्फ्लेशन से मुताल्लिक मिल सकेगा लोगों को? जी देखें, जो मैंने पहले कहा ना कि गैर मकबूल फैसला पाकिस्तान के वसीतर मफाद में हमने किया, जब तक आप डॉलर को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप मईशत को कोई ऑक्सीजन नहीं देंगे, जो कि इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, और पाकिस्तान के रुपया बेहतर पोजीशन में नहीं आएगा, और दीगर इश्यूज जो इन्होंने नए पैदा किए कि दुनिया में आप तन्हा हैं इस वक्त, ये सारी वो चीज़ें, हाँ यहाँ तक कि इंतज़ामी ढांचे का भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये कुछ टाइम लगेगा इंतज़ामी ढांचे को संभालते हुए, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंतज़ामी ढांचे को बेहतर करने से, इंतज़ामी उमूर बेहतर करने से, गवर्नेंस बेहतर करने से ही आप देखेंगे कुछ रिलीफ कौम को मिल सकेगा, और इसके लिए पूरी कोशिश है, और इंशाअल्लाह ताला थोड़े अरसे में आपको बेहतरी नज़र आना शुरू होगी। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। इंतजामी ढांचे को तो बेहतर कीजिएगा, बराए मेहरबानी डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि उसके दूररस नताइज पे बहुत बड़े एक और फिर रेपरकशंस होते हैं। हम ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस, और बड़ी मुबारकबाद भी आ रही है जी 6 साल पे, सो थैंक्स अ लॉट। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू एक्चुअली ओवर दीस 6 years। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि खून की मुहलिक बीमारी थैलेसीमिया का आलमी दिन कल मनाया गया, और चूंकि कल हमारा शो नहीं होता, लेकिन बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमने सोचा आज करना बहुत ज़रूरी है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को इस बीमारी के बारे में शऊर दिलाना है। पाकिस्तान में सर्टनली बिल्कुल शऊर दिलाना है। इससे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी जुड़े हैं बहुत, कि जनाब रिश्तेदारों में शादी होगी तो ये होगा, फैमिली से बाहर शादी होगी तो नहीं होगा। क्या हकीकत है, क्या नहीं है, इस पे आज ज़रा हम भरपूर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान में थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों की तादाद तकरीबन 2.5 लाख है, जिसमें सालाना 10 से 15 हज़ार बच्चों का इजाफा हो रहा है। और वैसे तो थैलेसीमिया का वाहिद इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जो ना सिर्फ महंगा बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत ही कम अस्पतालों में इसकी सहूलत मैसर है। लेकिन आज जी हमें हेल्प करने के लिए और हमें समझाने के लिए एक्चुअली पहले भी आ चुके हैं डॉक्टर आसम किदवाई। ही इज़ विद अस अगेन। डॉक्टर आसम किदवाई इज़ द CEO ऑफ अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भी हमारी एक बहुत लंबी चौड़ी इस पर डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन रीविजिट करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये अगर तो मिसकंसेप्शन है तो इसको क्लियर कर दें। जो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी जाती है कि जी रिश्तेदारों में शादी ना करें वरना थैलेसीमिया होगा। जी बिल्कुल। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर किसी ट्राइब में थैलेसीमिया उनके कैरियर्स आ रहे हैं, उस ट्राइब में वो शादी से पहले स्क्रीनिंग करा लें। मतलब किसी को फैमिली में अगर है तो फिर ज़रूर करा। अगर उस ट्राइब में थैलेसीमिया नहीं है तो, क्योंकि देखिए हमारे कल्चर है, हम इंटर रिलेटिव मैरिजेस होती हैं, हमारे शादियाँ होती हैं, तो हम मैसेज क्लियर दें कि भाई सिर्फ रिश्तेदारों में शादी करने से थैलेसीमिया नहीं होता। उस ट्राइब में जिसमें थैलेसीमिया के कैरियर मौजूद हैं, वहाँ पे अगर इंटर रिलेटिव मैरिजेस करने जा रहे हैं विदाउट स्क्रीनिंग तो प्रॉब्लम होगी। ये इसी तरह क्रॉसिंग ऑन द रेड सिग्नल एंड द ग्रीन सिग्नल, यू शुड नो द कॉन्सिक्वेंसेस। और ये हम फिर भी क्रॉस करते हैं, दैट्स फाइन, मगर हमें पता होना चाहिए कि रेड सिग्नल पे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ग्रीन सिग्नल। और ज़रूर अगर एक ऐसा ख़ानदान, एक ऐसा ट्राइब से मुराद है एक ऐसा कबीला, एक ऐसी बिरादरी जहाँ पे थैलेसीमिया के मरीज़ हैं और आपके रिश्तेदार नहीं हैं, तब भी आपके बच्चों को थैलेसीमिया हो सकता है। सो इससे रिश्तेदारी या गैर रिश्तेदारी का कोई ताल्लुक नहीं है, एक तो ये क्लियर कर लें। अच्छा, अब एक जिनके घर में ये इशू आ गया, ज़ाहिर है इलाज केयर तो एक तरफ, एक जहनी टेंशन डिप्रेशन एक अलहदा है कि पता नहीं बच्चे ने कब चला जाना है इस दुनिया से। सो क्या वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, बड़ी है? क्या एग्जांपल्स हैं हमारे सामने पाकिस्तान में? पाकिस्तान में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जो है, जो पहली बार मैंने 2004 में इंट्रोड्यूस कराया था,
और 45 बेडेड पूरा ये हॉस्पिटल। इस सपोर्ट प्लीज हॉस्पिटल का नाम सब कुछ तफसील से बताइए। अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन, और ये इट्स 45 बेडेड पाकिस्तान फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। यानी आप सोचें इसमें ICU भी है, HDO भी है, स्टेप डाउन भी है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी हैं, डे केयर भी है, अल्ट्रासाउंड, इको, एक्सरे, सब कुछ, डेंटल, एंड इट्स ऑल कैशलेस। और उसके बाद हमने एक और जो चीज़ शुरू की है कि 24 आवर इमरजेंसी केयर फॉर एनी पेशेंट कमिंग टू द ER, इट्स फ्री। थैलेसीमिया के जितने पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब सर्विसेज ले रहे हैं, दे आर गुड इन कोऑर्डिनेशन। मगर क्वेश्चन ये है कि जब आप थैलेसीमिया के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि इसको थैलेसीमिया के बच्चा जिसको थैलेसीमिया है अब इसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, एक तो ये है कि इसमें ट्रीटमेंट जो है ये बहुत महंगी है, और दूसरी तरफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जो बहुत सस्ता है। तो सबसे पहले हम इस पे बात करें कि हम अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा स्क्रीनिंग कराएंगे और हमें पता लग जाएगा हमें थैलेसीमिया है या नहीं है। Once is enough। और देखें, अ डिजीज़ विच इज़ प्रिवेंटेबल बाय अवेयरनेस, एक ऐसी बीमारी जिसको आप कहने से रोक सकते हैं, वो थैलेसीमिया है। अगर आप किसी को बताएं कि तुम लोग शादी से पहले स्क्रीनिंग करा लो, और स्क्रीनिंग कराने के बाद अगर वो पता लग जाता है और शादी नहीं करते, थैलेसीमिया नहीं हो गया। अ डिजीज़ विच इज़ प्रिवेंटेबल जस्ट बाय अवेयरनेस, ऐसी कोई बीमारी नहीं होता। क्या माइनर, मेजर, मेजर माइनर, क्या इसमें ये होता है कि कैरियर्स जो होते हैं जिनमें कम दर्जे की बीमारी होती है, दे लिव ए नॉर्मल लाइफ, साइलेंट कैरियर्स इसलिए कहते हैं, हम आप में वो मूव कर रहे होते हैं, दे लिव ए नॉर्मल लाइफ। मगर वो जब आपस में शादियां करते हैं तो वो थैलेसीमिया, तो उसमें फिर होता क्या है कि एक प्रेगनेंसी में 3 तरह की प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। ये नहीं होगा कि एक बच्चा है तो इस तरह होगा। एक प्रेगनेंसी में 50% चांसेस हैं कि बच्चा कैरियर हो सकता है माँ की तरह, 25% चांसेस है कि बच्चा नॉर्मल पैदा हो सकता है, 25% चांसेस है कि बच्चा ऐसा पैदा होगा जिसको थैलेसीमिया मेजर होगा, ही बिकम द परमानेंट गेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। नाउ आप देखते हैं कि थैलेसीमिया फैमिली में 2 बच्चे नॉर्मल हैं, एक बच्चा माइनर है, एक कैरियर है, कभी कभी 4 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के। वी डोंट नो नेचर व्हाट द नेचर इज गोइंग टू हिट। द क्वेश्चन इज अबाउट द अवेयरनेस, गेट योरसेल्फ स्क्रीन बिफोर इट्स टू लेट। ये आगाही जो है देना बहुत ज़रूरी है, और मैं ये सबसे बात करता हूँ कि ये डॉक्टर साहब, वुड यू रेकमेंड कि अभी ऑल्दो ये होना बहुत मुश्किल है, लेकिन रिकमेंडेशन की बात हो रही है कि एनीबडी हु इज गेटिंग मैरिड शुड गेट दिस डन, या फिर अगर उनको पता हो, देखिए अब ट्राइब में नहीं है अगर, या बिरादरी में नहीं है तो भी जरूरी है। मैरिजेस में इतनी तो डेप्थ में नहीं पता होता, आपको क्या पता कि अगले की फैमिली में क्या है। इससे पहले कि मैं एक लेवल पहले की बात करता हूँ, हम सब यही बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन स्क्रीनिंग की जाए, सब यही बात कर रहे हैं, राइट। सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया जो है वो पॉपुलेशन में तो नहीं है, 5% है। यानी कि आप 100 को अगर आप पिक करेंगे यू विल गेट 5, ऐसा ही है ना। श्योर। तो सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया किधर है? थैलेसीमिया सेंटर्स में। तो उनको क्यों नहीं पहले स्क्रीन करते? दैट इज़ द प्रॉब्लम। हम निकले हुए हैं पॉपुलेशन को स्क्रीन करने, दैट इज़ अ लेवल 2। लेवल 1 इज़ थैलेसीमिया सेंटर्स को मैंडेटरी करवाएं, इनके यहाँ ही तो सबसे ज़्यादा पैदा होंगे बच्चे, और वो उनको ढूंढना भी नहीं है, वो आपके सामने ही उनका डेटाबेस तो आपके सामने ही है। इतना आसान नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, और उतना ही मुश्किल है अगर इसकी सोच की डायरेक्शन को आप सोच कोयटा रहे हैं। और आप डॉक्टर आसिम किदवाई, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन को खून का एहतियात भी दें, अदरवाइज भी हेल्प करें। वी कैन सी यू इन द नेक्स्ट आवर। वेलकम बैक। और मैं वैसे ही ज़रा मेंशन करना चाहता हूँ कि अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। 45 बेड का ये थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए अस्पताल है। आप खून का अतिया तो दें ही, लेकिन साथ में अगर आप पैसों के ज़रिए इनकी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू दैट। खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे। और भाई ये जो क्लाइमेट चेंज वाला मामला है ना, बहुत ही स्केरी है भाई। ओवर द वीकेंड आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे और वैसे टेलीविजन पे भी तस्वीरें देखी होंगी और वीडियोस देखी होंगी कि हुंजा में वो ब्रिज जो है, और कितना पुराना ये ब्रिज है, सॉलिड लुकिंग ब्रिज, वो एक ग्लेशियर के पिघलने से, ये लें जी वीडियो आपके सामने आ गई है, किस तरह मतलब इट जस्ट फेल अपार्ट। ये देखिए एक साइड पे मतलब बिल्कुल ही बैठ गया है। देखिए पाकिस्तान में 1962 के बाद ये गर्म तरीन अप्रैल का महीना गुजरा है, और अब मई में भी सूरत हाल बहुत बुरी है। ये जो है ना, ये शॉट्स जो आप देख रहे हैं, पूरा पूरा पहाड़ या ग्लेशियर जो भी आप इसको कह रहे हो, मतलब ये एक, खैर ये तो पहाड़ी है, टूट के गिर रहा है, और ये ब्रिज भी बह गया है। और लिटरली हम सबको हंगामी बुनियादों पर कुछ ना कुछ करना होगा, और इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया को मिलकर कुछ करना होगा।
अदरवाइज लिटरली वो जो बातें लगती थी ना किसी को, ये क्या क्लाइमेट चेंज और ये टाइम वेस्ट और सारा, ये हकीकत है। हम सब की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं सारी सूरत हाल में। इस इशू को जो कि लिटरली इट अफेक्ट्स एवरीबडी, बेशक किसी एक मुल्क में हो रहा हो ना, वो इवेंचुअली आपको इफेक्ट करेगा। तो लिहाजा स्टार्ट ये हमारी तरफ हो रहा है। तो हम पिछले 1-2 महीने से मेरा ख्याल है हम ये बात कर रहे हैं। वी हैव स्पोकन टू शेर रहमान, वी हैव स्पोकन टू MD मेट ऑफिस, मतलब हम सारों से यही पता कर रहे होते हैं, आइडियाज़ ले रहे होते हैं, आइडियाज़ दे रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए। बिकॉज यू आर वेरी राइट कि ये अब इमरजेंसी बेसिस पे ये तो इस पर अटेंशन वॉर फुटिंग स्पेस पे कोई काम होना चाहिए। बिकॉज हम सबका, मेरा आपका, हमारी आने वाली नस्लें तो चले छोड़ें, हमारे अपने बच्चों का सर्वाइवल और हमारा ही सर्वाइवल जो है इस कंडीशन से जुड़ा है कि अब हम सबको वॉर फुटिंग्स पे कुछ करना पड़ेगा। अभी जरा मौसमी सूरत हाल की बात कर लें। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, इट इज़ अनलाइक एनीथिंग दैट वी हैव सीन इन द पास्ट। और ये सूरत हाल आने वाले मौसमों और आने वाले सालों में बिगड़ ही सकती है, बेहतरी के तो कोई अभी इम्कानात नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त माहौलियाती तब्दीली की शदीद ज़द में है, असरात का सामना कर रहा है। कहीं गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अप्रैल का गर्म तरीन महीना गुज़श्ता कई दिहाइयों में हमने देखा है। ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से तबाहकुन सैलाब आ रहे हैं। हुंजा में सैलाबी रेले ने तबाही मचाई है। शाहराह कराकरम पर ना सिर्फ पुल बहा दिया बल्कि पीने और ज़राई पानी का निज़ाम भी तबाह कर दिया है, यानी कि पानी सारा मिक्स हो गया है। 2 बिजली घरों और शाहराह कराकरम की हिफाजती दीवारों को भी जगह जगह से नुकसान पहुंचा है। शेराबाद गांव के 22 घरों को खाली कर दिया गया है। बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। छोटी गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। दूसरी तरफ आपको क्या बताएं कि सिंध और पंजाब की बात करें तो सूरज जो है वह अप्रैल ही से आग बरसा रहा है। मतलब इसके बारे में एक्चुअली मैं इधर पॉज इसलिए देना चाहती हूँ कि ईच वन ऑफ अस इन आवर बॉडीज फील्स इट एंड नोज इट। हमें खुद को ये महसूस हो रहा है क्योंकि अभी आपको पता है हम जब नया साल स्टार्ट होता है तो हम ज़रा आसानी से घुसते हैं नए साल में और पता होता है अभी 2-4 महीने हैं, उसके बाद बहुत गर्मी होगी। अभी तो हम स्टार्ट ही हुए थे, 1-2 महीने में ही गर्मी आना स्टार्ट हो गई थी। और फिर चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा मालूम करते हैं कि अभी एग्जैक्टली ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है हुंजा और अतराफ के इलाकों में, पर्टिकुलरली ये ग्लेशियर जो पिघला है, इनफैक्ट इसके पिघलने में तेज़ी आई है। बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब। अब खालिद साहब, हमने विजुअल्स देखे, बड़े हौलनाक हैं और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट भी हो रही है। पुल बह गए हैं, ज़रई ज़मीनें ज़ेर आब आ गई हैं। किन इलाकों में ज़्यादा तबाही हुई है कुछ बताइए और रिलीफ की क्या अपडेट है आपके पास? इस वक्त जो ये ग्लोफ का इवेंट हुआ है उसमें हुंजा का एरिया है जहाँ पर ये तबाही आई है, नेचुरल डिजास्टर। शिशपर का ग्लेशियर है जहाँ पर एक लेक बन गई थी और ये पिछले 3 सालों से कंटिन्यूस हर साल ये इवेंट होता है। उससे जो मेन ब्रिज है मुर्दाबाद का वो डैमेज हो गया, रोड मुख्तलिफ जगहों पे वो डैमेज हो गई। अच्छा, कई मकानात जो हैं लोगों के वो डैमेज हो गए, जमात खाना था वो डैमेज हो गया। लोगों की जो ज़री ज़मीन थी, आपको पता है कि हमारी तरफ तो वैसे भी जो लैंड है टोटल जो हमारा रकबा है उसका 2% है जिस पर हम जो लोग हैं वो खेती बाड़ी कर सकते हैं या घर बना सकते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक लोगों की डैमेज हुई है। अच्छा जी, खालिद खुर्शीद साहब, माहौलियाती तब्दीली के सबसे वाज़े असरात गिलगित बल्तिस्तान में ही नज़र आ रहे हैं और कई सालों से ये अंदाज़ा तो था कि गर्मी बढ़ती ही रहेगी और ग्लेशियर्स पिघलने में तेज़ी आएगी, तो ये बात ऑलरेडी हो रही थी। तो इसके लिए हुकूमत तैयार क्यों नहीं थी? आई मीन आप एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, आप खुद भी बता रहे हैं कुछ सालों से ये सब सिलसिला चल रहा था, तो कोई निज़ाम नज़र क्यों नहीं आया? हमारे पास 17% जो हमारा टोटल टेरिटरी है उसका 17% ग्लेशियर में, तो ये ओवरऑल पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका ज्यादा इफेक्ट लाजमी बात है ग्लेशियर्स पर। अब जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उससे झीलें बन रही हैं जो कि ज्यादातर विजिबल नहीं होती, अंदर क्रेविसेस के अंदर होती हैं जो आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद वो कब जब उनका प्रेशर बढ़ता है ज्यादा होता है तो वो ग्लेशियर को फाड़ के रास्ता बना के सीधा नीचे पूरा मलबा और जितने पत्थर हैं उनको ले के नीचे आती। तो हमने पिछले 3 सालों से उसके जो प्रोटेक्टिव वॉल्स थे दोनों तरफ के वो बनाए हुए थे, चैनलाइजेशन जो कर सकते थे वो करते थे। अच्छा, फिर ये जो एक है कराकरम एनॉमली कि दुनिया में लोग मतलब जहाँ पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वहाँ पर ये एनॉमली है कि यहाँ पे कहते हैं कि ग्लेशियर्स बढ़ रहे हैं, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो आगे की तरफ सड़क के आगे की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो शिशपर ग्लेशियर है इसके आगे की तरफ आने की वजह से साथ में एक नाला था
वो बंद हो गया, जिसकी वजह से बैक साइड पे एक झील बन गई और फिर ग्लेशियर के अपने पिघलने की वजह से क्रेविसेस के अंदर एक और झील जो पानी है, तो वो जिस वक्त बहुत ज्यादा होता है और अपना रास्ता बना के बाहर की तरफ आता है, तो ये तबाही हो गई। अभी पिछले 3-4 साल से हम लोग जो जिस चीज के ऊपर तैयार थे वो ये थे कि अगर इन केस ये ब्रिज डैमेज हो जाता है तो हमने अल्टरनेट ब्रिज ऑलरेडी तैयार किया था जो आज उधर आ गया और अब उसकी हम लोग इंस्टॉलेशन के ऊपर लगे हुए हैं। ब्रेस्ट वॉल्स बनाए हुए थे, लेकिन इस दफा पानी का बहाव ज्यादा हो गया तो उसको डैमेज करके वो ले गया। चलें, ये तो आपने बताया कि आपने थोड़ी सी प्रिएम्प्टिव प्लानिंग की हुई थी, कुछ इक़दाम आपने उठाए हुए थे। सर, अब तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, इसके फ़िलहाल तो डैमेज कंट्रोल ही किया जा सकता है, लेकिन ये वक्ती मामला ही है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग सर्टनली पूरी दुनिया का फिनोमेना है, लेकिन आपका इलाका 17% अगर ग्लेशियर्स है तो आप तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं और होंगे भी। क्या सोचा है, किस तरह मसला हल हो सकता है, या एटलीस्ट मैनेज, हल तो नहीं, ये मैनेज किस तरह हो सकता है? खास तौर पे डैम बनाने से क्या बेहतरी आ सकती है? देखें, ये जो ग्लोफ है ये तो बेसिकली इसका जो मेन इसकी रीजन है ये ग्लोबल वार्मिंग है, जो ओवरऑल पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका ये इफेक्ट है। तो ये तो जब तक पूरी दुनिया साथ ना जुड़ जाए और ये जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको रियलाइजेशन इस चीज़ की हो और वो इस चीज़ के ऊपर कंट्रीब्यूट ना करें, जब तक ना करें तो ये चीज़ को काउंटर करना बहुत मुश्किल है। उसका जो सबसे बड़ा हल है जो कर सकते हैं वो पिछली गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब की सरबराही में जो 10 बिलियन सुनामी ट्री था वो एक सबसे बड़ा जरिया था कि जिससे हम अपने एरिया का टेम्परेचर कंट्रोल करें और गिलगित बल्तिस्तान 10 बिलियन सुनामी ट्री का हिस्सा है। दूसरी चीज ये है कि हम आइडेंटिफाई करें जहां जहां पर ग्लोफ के इवेंट्स हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ी तादाद में और पिछले 3 सालों में ये बहुत ज्यादा तादाद बढ़ गई क्योंकि ग्लेशियर गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा है और कई लोग इसको जो एक्सपर्ट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान को थर्ड पोलर रीजन कहते हैं कि इतने ज्यादा इसमें ग्लेशियर्स हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली अफेक्ट गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा होगा कि ग्लेशियर्स पिघलना स्टार्ट होंगे। उसके लिए हम अपनी बहुत शुक्रिया खालिद खुर्शीद साहब, सीएम गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ थे और गिनवा रहे थे कि क्या क्या काम जो है वो किए जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये तो अब पूरा ही होगा। ठीक है जी, शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं फिर। वेलकम बैक जी। और टैलेंट भी है और लिटरली कभी कभी इंसान के जहन में सवालात भी आते हैं और दुख भी होता है कि इतना टैलेंट और उसको आज तक कोई प्रॉपर मेजर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका, लोगों से रिकग्निशन नहीं मिल सकी। हम अपना इसमें छोटा सा हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक वीडियो ओवर द पीरियड ऑफ ईद, बेसिकली ईद हॉलीडेज़ में हमने सोशल मीडिया पर देखी, ट्विटर पे से ही इनका नंबर मिल गया। ये एक रूप धारा हुआ था एक नौजवान कराची का, एक क्लाउन का, और ये बच्चों को हंसाने के साथ साथ जब इससे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि और क्या करते हो तो उसने कहा मैं गाना गाता हूँ। और जब गाना सुना तो लिटरली दुनिया दंग रह गई कि अच्छा ये गाना गाते हैं। और सच बताएं तो वो एक बड़ी ही सरप्राइजिंगली एक खुशी भी हुई कि बड़ा ही ज़बरदस्त इनकी आवाज़ है, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में थे तो थोड़ा सा दुख भी हुआ था कि इतना टैलेंट हो इंसान के पास और फिर भी आपको कुछ और करना पड़ जाए क्योंकि आपका टैलेंट कोई समझ नहीं रहा या फिर आपको वो एवेन्यूज़ नहीं मिल रहे। तो लिहाजा हमने सोचा कि हम इन सिंगर को जो इंट्रिंसिकली सिंगर हैं, क्योंकि आवाज़ अगर इतनी खूबसूरत होना तो इनको सिंगिंग ही करनी चाहिए। आरिफ खान, तो आरिफ खान हमारे साथ हैं, हमने इनको इन्वाइट किया। आरिफ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और बड़ा ही आपने अच्छा माहौल अभी बनाया भी हुआ था। जब आप गाना सुना रहे थे तो हुआ क्या, गाना तो इतना अच्छा गाते हैं कि आपको सुन के लगता है कि आपको यही करना चाहिए था। कोशिश तो बहुत की पर कोई चांस नहीं मिला। ऐसा कहाँ कोशिश की, मतलब किसी डायरेक्टर से, किसी म्यूजिक डायरेक्टर से मिले या किसी महफिल में गाया, मतलब किस तरह कोशिश, या किसी होटल में रब्ता किया या किसी के साथ एसोसिएट हुए, क्या हुआ? पहले भी मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद काफ़ी चैनलों ने बुलवाया, काम करवाया, पर जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। मेरे अपने गाने भी करवाए, कवर गाने भी करवाए। वो गाने रिलीज हुए? नहीं, रिलीज नहीं हुए वो गाने। अच्छा, अपने गाने जब कहते हैं कोई ओरिजिनल भी कुछ किसी ने आपसे गवाया, जैसे कोई साउंड ट्रैक होता है ना ड्रामे वगैरह का, तो आपने किया मैंने। तो क्या कहते थे आपको फिर? वो वीडियो बनाएंगे आपके साथ, ये वो
किया कुछ भी नहीं उन्होंने। अच्छा, अभी आप क्या करते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि अभी हमने देख लिया कि आप ये रूप धार कर अपना गुजर बसर करते हैं, तो यही करते हैं आप? नहीं, मैं ज़ारबन लास्टिक वगैरह भी सेल करता हूँ हैदरी मार्केट में। आप ज़ारबन और लास्टिक सेल करते हैं और साथ में आप ये पार्ट टाइम ये काम करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। छोटे ही होंगे सर्टनली। जी जी। तो किराए का घर होगा? जी। अच्छा, तो ये क्लाउन जो आपने ये रूप धारा था, ये क्या रमज़ान में कोई एक्स्ट्रा आपने कोई काम किया था या फिर ये भी आप करते हैं साथ साथ? नहीं, मैंने एक्स्ट्रा काम किया एक्स्ट्रा किया था। तो ये पहली दफ़ा किया था? जी। तो गुजारा तो आई एम श्योर मुश्किल ही होता होगा, लेकिन क्या आप कहेंगे अपनी ज़िंदगी के हालात को लेके, कितना मुश्किल है आजकल के इस दौर में? बहुत मुश्किल है घर चलाना, बस अल्लाह चलाने वाला है। 2 वक्त का खाना भी पूरा करना। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मैं अपने ऑडियंस की तवज्जो लूँगी, क्योंकि जब हालात का भी पता हो और वर्ड्स भी ऐसे हो ना, तो उसका मतलब ही कुछ और टेंजेंट पे निकल जाता है। आरिफ, सीखा है आपने गाना? ये अल्लाह की अता की है, मतलब खुद ही ये गॉड गिफ्टेड है? कोई आपके वालिदैन गाते थे? कोई फैमिली में कोई गाने वाला हो? कोई नहीं। अच्छा, अभी ज़िंदगी में आप अगर एक बेहतरी चाहें, क्या चाहते हैं? क्या बेहतरी आप ज़िंदगी में हमसे या लोगों से या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको किस तरह से आपकी मदद की जाए कि आपकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो सके? देखें, शायद मैं यहाँ बैठ के या हम यहाँ बैठ के वादा नहीं करते कि आप कोई OST दिला देंगे या कोई फिल्मों में गाने गवा देंगे, मगर फिर भी कुछ तो हम करना चाहते हैं। आपने कुछ सोचा है कि हाँ ये कुछ हो जाए तो कुछ बेहतर हो जाए मामला? जी, रोहेल हयात का उन्होंने अपनी पोस्ट भी डाली थी। उन्होंने बोला मिनी नगमा करवाना है आपसे, और कॉल पे बात भी की थी मैंने उनसे, पर उनका नंबर गायब हो गया। अभी कैसे रब्ता होगा? और ये कब की बात है वैसे? ये तकरीबन 4-5 दिन पहले की बात है। तो रोहेल हयात साहब, आप रब्ता कर सकते हैं आरिफ से दोबारा। आई एम श्योर आपके पास नंबर होगा, और अगर आपके पास नंबर नहीं है तो मैं यहाँ आरिफ का नंबर इनकी इजाज़त से बता रहा हूँ। और आरिफ की मैं सोच रहा हूँ कि हम सब मिलकर इस तरह मदद कर सकते हैं कि आरिफ एक छोटा सा बैंड भी इनका हो सकता है या है। अगर आप इनको अपने घर दावत पे 8-10 दोस्तों के साथ, कोई आप चाहते हैं कि आपको कोई गाना सुनाने के लिए मौजूद हो, तो 50 लोग हों, कुछ 100 लोग हों, तो ये बड़ा अच्छा एंटरटेन कर सकते हैं आपको, आपके मेहमानों को। और इनका नंबर है 033133796163, 033133796163। और पहली दफा लिटरली हम किसी का नंबर इस तरह अनाउंस कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि हम इस तरह यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए पूरे मुल्क को नंबर दे रहे हो, बट ही इज़ डिजर्विंग। बहुत ज़बरदस्त इनकी आवाज़ भी है, और मुझे पर्सनली बहुत दुख है इस बात का कि जो इतना टैलेंटेड हो उसको आगे कोई एवेन्यू ना मिले। अच्छा, मेरे पास धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं। जैसे मैंने आपका नंबर अनाउंस किया है अभी टेलीविजन पे, तो आई एम श्योर आपके पास भी फ़ोन बजना शुरू हो गया होगा। और अभी लेटेस्ट मैसेज आया है राना आतिफ साहब लाहौर कलंदर के, और उन्होंने कहा है कि जनाब आरिफ से लाहौर कलंदर का अगला गाना तो हम ही गवा लेंगे। ओहो हो, जबरदस्त बात हो गई है ये। हमें पता होता है कि जब हम मांगते हैं ना मदद तो वो मिलती है। अच्छा, हमारे साथ हैं आरिफ, और हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। तसल्ली हो रही है, कुछ थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। ओके, छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। आरिफ खान तो हमारे साथ है ही। और एक तो जो अच्छी चीज़ होती है ना कि सोशल मीडिया की ज़रा हम बात कर लें कि अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे हमारे खान को हमने सोशल मीडिया से ही हमें पता चला, लेकिन दूसरी तरफ there is a lot of negativity and polarization on social media। इंतहा की आजकल तो मुल्क पे इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ गई है, और इसका बड़ा सोर्स जो है वो सोशल मीडिया है। और इदारे भी हरकत में आए हैं। रियासत मुखालिफ बयानात पर एक यूट्यूबर के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू की गई है। FIA ने खबरदार किया है कि सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट काबिल एतराज़ और बाग़ियाना नहीं होनी चाहिए। तारिकीन वतन, पर्टिकुलरली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, अगर वो सारा कुछ वो बाहर समझ के बाहर बैठ कर ये करते रहेंगे तो उनको भी पाकिस्तानी कवानीन के तहत ज़रा कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि मतलब एग्जाम्पल्स तो लंबी हैं। अभी शाहिद आफरीदी साहब के साथ ही जो कुछ नहीं हुआ, मतलब हमारे कौमी हीरो हैं वो। बिलावट देखिए, हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि चलो हमसे कोई यूनानिमसली पूरे मुल्क प्यार कर रहा होगा, लेकिन शाहिद आफरीदी हमारे एक आइकॉन है, एवरीबडी लव्स हिम। लेकिन जहाँ उन्होंने भी कोई बात कर दी, अपना एक ओपिनियन बेसिकली दे दिया और आपको नहीं पसंद आया, तो उनके अगेंस्ट भी लोग पड़ गए और बहुत बुरी तरह। और उनको मतलब वैसे नहीं, कोई सियासी लीडर नहीं, एक सियासी रहनुमा को रेड लाइन बनाया हुआ है। सवाल करने की जरूरत नहीं आप लोग कर सकते किसी से। मतलब और उसके बाद चले गए तो शाहिद आफरीदी हैं जिनका पहला ये उनको टेस्ट मिला होगा। ख़वातीन जर्नलिस्ट से पूछें
कि उनके साथ क्या होता है सोशल मीडिया पे। जरा अपने अंदर झांक के देखें, ये तो ज़हनी पस्ती की निशानी होती है कि आपने जिसको लीडर माना आप खुद भी उससे सवाल ना करें और किसी और को भी ना करने, मतलब लीडर ही माना या क्या मान लिया। अच्छा जी, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं सदफ खान हमारे साथ हैं। सदफ, वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ ये हमें समझाइएगा कि ये रीसेंट फिनोमेना ही हमें लग रहा है कि जहाँ खुली आज़ादी है लोगों को कि वो जो चाहे कह सकें, विच इज़ ऑल राइट, लेकिन कोई रोकथाम, कोई हमारे लॉज हैं, कहीं तो एक स्टॉपेज लगना चाहिए या नहीं? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे लॉज नहीं है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे एक्चुअली जो डिजिटल मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, वो ओवरली रेगुलेटेड है। पाकिस्तान प्रेस जो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड, उसके अंदर कई दफात मौजूद हैं जो डिफेमेशन से डील करती हैं, जो हरासमेंट से डील करती हैं, जो इंटिमिडेशन से डील करती हैं। इसी तरह जो हमारा साइबर क्राइम लॉ है उसके अंदर भी इंटिमिडेशन के हवाले से, प्राइवेसी में इन्वेजन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थीम्स मौजूद हैं। नेशनल सिक्योरिटी का आपको खुद भी पता होगा, ATA के अंदर भी, PTA के अपने एक्ट के अंदर भी हेट स्पीच के हवाले से, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, दिस इज समथिंग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इंसाइटमेंट टू वायलेंस और हेट स्पीच उसके हवाले से रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं और हमारे कानून के अंदर भी वो ट्रांसलेट हुई हैं। हाँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होनी चाहिए, आई थिंक दीज आर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि जाहिर है एक जानब तो मीडिया होता है जो लाइसेंस्ड होता है, सहाफ़ी हैं, तरबियत याफ्ता है, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है, उनके ऊपर गेट कीपिंग भी होती है या होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो एडिटोरियल चेक्स वगैरह होते हैं। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया को आम शहरी इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर क़वानीन से ज़्यादा मुझे लगता है जिस चीज़ की कमी है वो डिजिटल एटिकेट्स की कमी है। आपको सोशल मीडिया पे किस तरह बिहेव करना है, किस तरह आपका बर्ताव होना चाहिए, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया बहुत इसका मशरूम ग्रोथ हुई है एकदम से। बहुत झूठ, मतलब एटिकेट्स तो क्या है, तरबियत ही कोई नहीं है, जो लीडरान है वो खुद उकसा रहे हैं कि ये भी करें। माशाल्लाह झूठ हमने देखा है कि इस रफ्तार से फैलाया जाता है व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर पे, कि जैसा कि कल ही मैंने देखा वो बिलियन ट्री सुनामी से जोड़ा जा रहा था। पोटोहार में जो जैतून के दरख्त लगाए गए हैं, हालांकि उसका बिलियन ट्री सुनामी से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोजेक्ट ऑफ ऑलिव प्रमोशन जो है वो PARC का एक प्रोजेक्ट है, वो हो चुके हैं उस चीज के, और जो सच है उसके रीट्वीट नहीं होंगे, जो झूठ है उसके धड़ाधड़ हुए जाएंगे। बिल्कुल, ये तो बड़ा आई थिंक हमने अब वाज़े फिनोमेना पाकिस्तान में देखा है कि जो इनऑर्गेनिक एक्टिविटी है वो ट्विटर के ऊपर स्पेशली और फेसबुक के ऊपर किसी हद तक, लेकिन ट्विटर पे स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक एक्टिविटी नजर आती है। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे सोशल मीडिया सेल्स मौजूद हैं। हम जाहिर है बगैर प्रूफ के ये तो नहीं कह सकते कि उसे किसी पार्टी ने बनाए हैं या फंड किए हैं, लेकिन ये इंडिकेशंस ऑब्वियसली हैं कि दे आर वेल फंडेड ऑपरेशन, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है। आई एम सॉरी सदफ, हमारे पास टाइम कम है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, ये वो बातें हैं सदफ को हम पहले ही बता दें और आप लोगों को कि हम जरा डिटेल्ड इस पे बात करेंगे। कोई और आपके पास सामने एग्जांपल्स